हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी आप कह सकते हैं एक्ट्स आए थे, जितने भी रेगुलेशंस आए थे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उनको पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसको भी हम सबको क्वेश्चंस के थ्रू एड्रेस करेंगे इस चैप्टर को। तो हम पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बिफोर 1857। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर इंडिया एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह बनी थी और किस तरह उसको अप्रोच करना पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट आने चालू होते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 as traders in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under charter granted by Queen Elizabeth I. तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश है वो 1600 के अंदर एज अ ट्रेडर आते हैं इंडिया के अंदर, और इनको चार्टर इशू करती है क्वीन एलिजाबेथ वन। इन 1765 हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 165 ईयर्स हो चुके हैं। उसके बाद में 165 ईयर्स के बाद इन 1765 द कंपनी विच नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी का मतलब है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। This started its career as a territorial power. हम देखते हैं कि 1757 के अंदर जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना आप कह सकते हैं कि एक डोमिनेंस स्थापित कर लेती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया के अंदर, और इसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। In 1770, the East India Company was on the brink of bankruptcy due to famine in Bengal. क्योंकि बंगाल में फेमाइन आ जाता है और कंपनी की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। तो इन 1773 द कंपनी अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर एन इमीडिएट लोन। तो कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है लोन के लिए। तो अब हम हमारे एक्ट चालू होते हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The Regulating Act was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. It also recognized for the first time the political and administrative functions of the company. तो हम देखते हैं ये पहला एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया था, और इसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करना चालू किया। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हम। 5 फीचर्स हैं इसके अंदर। It designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created executive council of 4 members to assist him. हम देखते हैं जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको अब बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड करा दी जाती है जिसके अंदर 4 मेंबर होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. हम देखते हैं इसके अंदर कि जो अदर प्रेसिडेंसीज हैं लाइक बॉम्बे और मद्रास, तो जो उनके गवर्नर्स हैं वो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अर्लियर द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो पहले जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी उनका अपना अपना काम था और वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपने अपने खुद डिसीजन ले सकती थी। थर्ड है इसके अंदर, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774 कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है कैलकाटा में 1774 में, 1 साल बाद। एक्ट आया 1773 में, इसके 1 साल बाद। फोर्थ है इसके अंदर, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। हम देखते हैं कि इसमें कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स उनको कहा गया कि यार ना तो आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते और ना ही आप कोई प्रेजेंट या ब्राइब लोगे यहाँ के इंडियन नेटिव से। फिफ्थ है इसमें, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी
by requiring the court of directors, that is, which are governing body of the company, to report on its revenue, civil and military affairs in India. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको कहती है कि उनको रिपोर्ट करने होगा अपना जो उनका जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर है इंडिया में। जो ये हम देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको सीओडी भी कहते हैं, ये अभी तक गवर्न कर रहे हैं कंपनी को। उसके बाद ये जो एक्ट था ये आया था 1773 में, तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द पिट्स इंडिया एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, एंड सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिविंग द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से दो चीजें होती है। एक तो पहला कि जो कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाता है इंडिया में। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी की टेरिटरी से वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाई जाने लगी हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब उसका सुप्रीम कंट्रोल आ गया है किस पे, कंपनी के अफेयर्स पे। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 was a great shock and disappointment for Warren Hastings. Therefore, he resigned and left India in June 1785. तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है उससे वॉरेन हेस्टिंग काफी डिसअपॉइंट होते हैं और रिजाइन कर देते हैं एक साल बाद, इसके आने के एक साल बाद। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। डबल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पावर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की वो ले ली जाती है और एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो ये पॉलिटिकल पावर है उनको दे दी जाती है। Thus, the act distinguished between the political and commercial functions of the company, and this system was known as double government. तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया था कि आप रिपोर्ट करेंगे अपने जो आपके रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स है उनको, और अब जो उनकी पॉलिटिकल पावर है वो छीन ली गई है, सिर्फ कॉमर्शियल पावर ही उनके पास रह गई है। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। The act renewed the charter issued to the British East India Company and continued the company's rule in India. तो हम 3 चार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो चार्टर है बेसिकली ये कंपनी के रूल को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। तो ये 20 साल के लिए ज्यादातर इशू होते थे। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसके अंदर 4 है इसके फीचर इंपॉर्टेंट। पहला है द कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड। जो कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एंड कर देता है 1813 का फर्स्ट चार्टर ही, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपियम ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना। बस 2 चीजों को छोड़ के, एक तो जो चाय और ओपियम जो अफीम की जो ट्रेड है उसको छोड़ के, और दूसरा जो ट्रेड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ उसको छोड़ के। सेकेंड है इसके अंदर द एक्ट एक्सप्रेसिवली असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो अब जो ये 1813 का एक्ट है ये कह देता है, पहले हमने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कंट्रोल हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और अब 1813 के एक्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो क्राउन की अथॉरिटी हो गई है ओवर ब्रिटिश इंडिया। द एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। तो ये जो 1813 का जो चार्टर है पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करता है कि वो इंडिया में आके इंग्लिश को प्रोपोगेट करे और अपना जो रिलीजन है क्रिश्चियनिज्म उसको प्रमोट करें। फोर्थ हम इसके अंदर देखते हैं कि कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस भी दिए गए थे फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर, एजुकेशन और साइंस, पर इसका प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं 20 साल के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। दिस एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833। इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रांसफर कर देती है क्राउन को। This act was also known as the St. Helena Act of 1833 and was intended to provide an extension of the royal charter granted to the East India Company। तो ये भी चार्टर जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंशन कर रहा है उसके फंक्शंस का। This act was also final step towards centralization in British India।
तो जो हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है उसको ये और बढ़ाएगा। The act redesignated the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers, thus having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रीडेजिग्नेट की जाती है पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अभी तक हमने देखा था कि उनको लेजिस्लेटिव पावर अभी तक जो उनको था वो उनके अंडर में तो आ रहे थे। हमने इसके अंदर देखा था जो हमारा फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, हमने इसमें देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं वो सबऑर्डिनेट तो हो गए, पर अभी भी उनके पास कुछ पावर थी। पर हम देखते हैं अब जो चार्टर आया है 1833 का, इसमें हम देखते हैं कि जो सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स है सारी चली जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब इनके पास जो गवर्नर थे इनकी पावर बहुत मिनिमम हो जाती है और लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड है इसमें द एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो अब यहां से इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो भी छिन जाती हैं और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाती है ऑन द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Now the Governor General government was also known as Government of India and his council as the Indian Council। तो जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट है उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल को कहा जाता है इंडियन काउंसिल। The laws made under the previous acts were called as regulations while the laws made under this act were called as acts। तो हम देखते हैं कि 1833 से पहले जो ये सेकंड चार्टर है, इससे पहले जो तीन आए थे 1813 का चार्टर हो चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, उनको रेगुलेशंस कहा जाता है और इसको एक्ट कहा जाता है और इसके बाद जितने भी आएंगे उन सबको एक्ट कहा जाएगा। द एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। तो जो कमर्शियल बॉडी के जो इनके पास जो लास्ट जो चार्टर आया था, जो क्या कह सकते हैं जो फर्स्ट चार्टर आया था, उसके अंदर इनके पास जो मोनोपोली थी इनके पास किन दो चीजों की, एक तो टी एंड ओपीएम की और ट्रेड विद चाइना की, इसको भी ले लिया जाता है और अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। तो हम देखते हैं इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, द एक्ट प्रोवाइडेड द कंपनीज होल टेरिटरी इन इंडिया इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी एंड हिज हेयर। तो हम देखते हैं कि जो फोर्थ है, हमने देखा था कि जो चार्टर था 1813 का, उसमें ही ये एक्सप्रेस कर दिया गया था कि क्राउन की सोवरेनिटी है, पर जो 1833 का जो चार्टर है इसके अंदर साफ साफ ही कह दिया जाता है कि जो कंपनी है वो सिर्फ होल्ड कर रही है यहाँ के अंदर जो टेरिटरी जो जितनी भी है उसकी इंडिया के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ मैजेस्टी एंड हिज हेयर्स। फिफ्थ है इसमें, द एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सिविल सर्वेंट्स की बात, सिविल सर्वेंट्स के ओपन कॉम्पिटिशन की बात की जाती है यहाँ पे, पर यहाँ पे इस प्रोविजन को रिमूव करना पड़ जाता है क्योंकि अपोजिशन किया जाता है फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही अभी तक ये पावर रही है कि वो अपॉइंट कर सकते थे कंपनी ऑफिशियल्स को। हम सेंट हेलेना आइलैंड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्ट है हमारा इसके अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस इज द लास्ट चार्टर दैट रिन्यूड द ईआईसी स्टेटस एज कंपनी, though now having only political status representing only behalf of the British Crown। तो हम देखते हैं कि जो EIC है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अभी तक उसका स्टेटस पहले सबसे पहले हमने देखा था कि पहले दोनों स्टेटस थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल। फिर उसके बाद हमने देखा जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें उनका जो कमर्शियल था वो रिमेन रह गया और कमर्शियल पावर रह गई और पॉलिटिकल पावर उनसे छीन ली गई। उसके बाद हमने देखा कि और अब हम देख रहे हैं इसकी, उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो मोनोपोली थी उसे एंड किया गया और अब हम फाइनली देख रहे थे कि उनकी जो अपॉइंटमेंट पावर थी वो भी छीनी जा रही थी। तो और अब फाइनली उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस उनका, वैसे हम देखा जाए तो उनका बस वही बचा है पॉलिटिकल स्टेटस, और हम कह सकते हैं कुछ अपॉइंटमेंट का बचा है, तो वो भी छीन लिया जाएगा इस लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो हम देखते हैं कि यहां से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग कर दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, 1853 के चार्टर के अंदर सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, और ये जो 6 मेंबर हैं और विद काउंसिल, इसको कहा जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने देखा था जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बन गई थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही अभी तक लॉज भी बना रही थी, पर अब 1853 का जो चार्टर, जो लास्ट चार्टर भी कह सकते हैं हम इसके अंदर, उसके अंदर लेजिस्लेटिव फंक्शन भी अलग कर दिया गया है। इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होने लगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इसमें 6 में से जो 4 मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाने लगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो हम देख रहे हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, या कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी भी से हो रही है किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। थर्ड है इसके अंदर, इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इन लंदन। तो हम देखते हैं कि ओपन कंपटीशन जो इन्होंने लास्ट चार्टर 1833 से करने की जो सोचा था वो नहीं हो पाया था, इस बार ओपन कंपटीशन ये स्टार्ट हो जाता है, पर ये जो इनकी जो एग्जाम होता है वो लंदन में होता है। तो अब जो कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज है, मतलब जो हायर पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो इंडियंस के लिए भी ओपन हो जाता है। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं 10 साल बाद 1863 के अंदर फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट बनते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ है इसके अंदर, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश फॉर द ब्रिटिश क्राउन बट विद नो स्पेसिफिक पीरियड, सो कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय द पार्लियामेंट। सो अभी तक जो चार्टर थे इनके जो इशू किए गए थे वो 20-20 साल के लिए इशू किए गए थे, पर जो ये लास्ट चार्टर होता है जो 1853 का चार्टर है, इसमें कोई डेट नहीं दी जाती। तो बस ये माना जाता है कि जो कंपनी है वो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी है उनको पोजेस कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो किसी भी टाइम पे ये जो रूल है कंपनी का रूल, ये टर्मिनेट किया जा सकता है बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद अब हमारा सेकंड पार्ट चालू होता है। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 टिल 1947। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। 1909 के एक्ट को हम पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इस तरह इसके अंदर टोटल 7 एक्ट आ जाते हैं। तो हम 7 एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। The act, also known as Act of Good Government of India, the main provisions of the Government of India Act 1858 were, हमें पता है कि 1857 के अंदर फर्स्ट रिवोल्ट होता है, तो जिसे कह सकते हैं कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है। तो इस वजह से जो क्राउन है वो अपने अंडर में ले लेते हैं सारे रूल को, और कंपनी जो रूल है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर मेनली इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्राउन का जो रूल है वो किस तरह एस्टेब्लिश होता है, और इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है, EIC रूल केम टू एन एंड एंड क्राउन रूल स्टार्टेड ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है, इट अबॉलिश द डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमने देखा था अभी तक जो गवर्निंग काउंसिल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया है, और जो फर्स्ट जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था उसको भी हटा दिया गया है। अब एक नया ऑफिस बनाया जाता है जिसे कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इनको कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती है ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में अगर थोड़ा पढ़ें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वुड बी अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, which means can be sued for its act by British Parliament. Sir Charles Wood was made the first Secretary of State for India. तो हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश कैबिनेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और सर चार्ल्स वुड को पहला एसओएस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। एसओएस को उनके साथ में एक 15 मेंबर की काउंसिल भी दी जाती है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल,
और इसका सिर्फ जो इंडियन काउंसिल का जो काम होता है सिर्फ एडवाइस देना होता है एसओएस को। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल की जो रीडेजिग्नेट किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया से, और जो लॉर्ड कैनिंग है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। ये जो एक्ट है 1858 का, ये इसमें नवंबर में जो इलाहाबाद दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं लॉर्ड कैनिंग फॉर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। जो क्वीन रूल है उसके प्रोक्लेमेशन के लिए इलाहाबाद दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, ऑल द प्रीवियस ट्रीटीज वर एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड बाय द एक्ट। तो जो जितनी भी प्रीवियस ट्रीटीज थी उनको ये जो एक्ट है ये ऑनर करता है। उसके अंदर हम उसके बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब हम देखेंगे कि ये जो काउंसिल एक्ट आने चालू होंगे इसके अंदर धीरे धीरे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस होगा ये बढ़ता जाएगा। तो पहला है इसके अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं 1861 का। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट the necessity of seeking the cooperation of the Indians in the administration of their country. Their acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892, 1909 in pursuance of this policy. The important features of IC 1861 are, इसके important functions हम देखेंगे, important features देखेंगे हम इनके। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। तो पहले जो 4 पॉइंट्स हैं वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट का जो 5th पॉइंट है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेडेड बाय वाइसरॉय व्हाइल द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेडेड बाय गवर्नर। द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स फॉर द सीएलसी। तो जो वाइसरॉय होते हैं वो रूल्स बना सकते हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए। टू एसोसिएट इंडियंस विद द लॉ making process, Lord Canning, the then Viceroy, nominated the 3 non-official members, that is Indians, to his legislative council. तो हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जिन्हें मतलब, और नॉन ऑफिशियल्स का मतलब है 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर प्लेस देते हैं, जो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। थर्ड पॉइंट है, वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस valid for 6 months when CLC not in session। तो वाइसरॉय अब ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं जब CLC सेशन में ना हो, और ये वैलिड रहेगा 6 महीने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, द एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी टेकन अवे बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो हमने देखा इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो पहली बार एक तो इंडियंस को इंक्लूड कर रही है लेजिस्लेशन के अंदर, और जो डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रही है लेजिस्लेशन के अंदर, जो उन्होंने पावर ले ली थी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो सेकंड चार्टर था उसके थ्रू उन्होंने जो गवर्नर्स की जो आप कह सकते हैं जो प्रोविंसेस के अंदर जो पावर ले ली थी लेजिस्लेटिव पावर, अब उसको रिस्टोर किया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज हेडेड बाय वाइसरॉय विद सम ऑफिशियल मेंबर्स, पोजीशन हेल्ड बाय द ऑफिशियल्स एंड नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू कैबिनेट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैबिनेट की शुरुआत होती है और पोर्टफोलियो दिए जाते हैं जितने भी अलग अलग मेंबर्स को, और जिन्हें या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, और यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 लेजिस्लेटिव फंक्शंस ही। तो पहला है, द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सीएलसी एंड पीएलसी। सीएलसी मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड पीएलसी मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। पर जो आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है इनके अंदर, दोनों के अंदर ही। सेकंड पॉइंट है, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इनकी पावर है वो भी इंक्रीज की जा रही है। अब ये बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थर्ड है, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सीएलसी बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएलसी एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम देखते हैं कि जो नॉमिनेशन है नॉन ऑफिशियल मेंबर का, जो हमने पिछले वाले एक्ट 1861 के अंदर देखा था, खुद वाइसरॉय ने किया था,
अब जो रिकमेंडेशन है वो पीएलसी से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आने लग जाती है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि 1861 के बाद 30 साल बाद आया था 1892 के अंदर, पर ये वाला जो है ये हम देखते हैं कि हम ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स के बाद ही आ जाता है। काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स एज लॉर्ड मॉर्ले वाज देन SOS for India and Lord Minto was then Viceroy of India. The important provisions of this act were, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन कौन से हैं? पहला है considerable increase the size and functions of the legislative council. Now members were allowed to ask supplementary questions, move resolution on the budget and so on. तो हम देख रहे हैं हम धीरे धीरे जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो बढ़ती जा रही है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। सेकंड है इसमें इंट्रोड्यूस द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमने 1861 के अंदर देखा था कि पहली बार उनको चांस दिया था। अब जो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ये वाला है हमारा 1909 का जो थर्ड है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी ऐड किया जाता है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले हमने देखा था सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो हम देखते हैं प्रसाद बाद में आ रहा है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले इंडियन बनते हैं जो ज्वाइन करते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और उनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स by accepting the concept of separate electorate। तो हम देखते हैं कि यहां से सबसे पहले कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है और यहां पे सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं मुस्लिम्स को। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। तो जो मुस्लिम मेंबर थे उनको सिर्फ इलेक्ट करने का अधिकार मुस्लिम वोटर्स को ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को के बारे में, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। In 1917, the British government declared for the first time its objective was the gradual introduction of responsible government in India. The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came into force in 1921. Lord Montagu was then SOS for India and Lord Chelmsford was then Viceroy of India. The important provisions of this act were, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में। तो हम देखते हैं कि इस वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया जाता है। इसके अंदर टोटल 9 पॉइंट्स है। तो जो पहला पॉइंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है फेडरल नेचर इन ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो फेडरल नेचर चालू हो जाता है ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो अब अलग अलग सब्जेक्ट्स बना दिए जाते हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल, मतलब प्रोविंसेस को अपनी पहली बार पावर दे दी जाती है कि अपना लॉ मेकिंग खुद कर सकते हैं। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। अभी हमने देखा था कि जो प्रोविंसेस है उनको लेजिस्लेटिव फंक्शंस दे दिए जाते हैं, पर जो उनके हम कह सकते हैं कि जो उनको जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पे वो लॉज बना सकते हैं उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें आता है ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। तो जो ट्रांसफर लिस्ट होती है उसमें जो गवर्नर जो होते हैं वो विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लॉज बनाते हैं, और जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें गवर्नर और उनकी खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉज बना सकती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें जो गवर्नर है उनको पूछना नहीं पड़ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी बात माननी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 मेंबर्स टोटल ऑफ 6 टू बी इंडियंस अदर देन कमांडर इन चीफ। तो हमने देखा था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इससे पहले जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था इंडियन, एक सेकेंड, 1909 का जो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमने सत्येंद्र प्रसाद जो हमारे सेना थे उनको ऐड किया गया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में।
अब ये कहा जाता है कि 6 में से जो 3 होंगे वो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस ही होंगे। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री बट लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो बाई कैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस बनाए जाते हैं, तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 2 हाउसेस के साथ, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो चूज किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। पर ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस हो तो रहे हैं, पर ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही राइट दिया जाता है कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। फिफ्थ पॉइंट है, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो हम देखते हैं जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पिछला जो था 1909 था उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, इस बार ये बढ़ा के सिख को भी दे दिया गया है, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया है, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दे दिया गया है। सिक्स्थ हम देखते हैं कि नया ऑफिस बनाया जाता है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में बनाया जाता है, और जो कुछ पावर्स है एसओएस की वो इनको ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद 7th पॉइंट हम देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, और जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी हम कह सकते हैं सेटअप किया जाता है 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। फिर 8th पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। इनको सेपरेट बजट भी दे दिया जाता है। 9th पॉइंट है, it provided for the appointment of the statutory commission to inquire into and report on the working of this constitution after 10 years of its coming into force। तो इसमें ये एक लास्ट और फाइनल 9th पॉइंट में कहा जाता है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा, मतलब एक पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा एक कमीशन बनेगा जो इंक्वायरी करेगा जो ये हमने रिफॉर्म्स जो किए हैं हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के, ये कितने सही है, और इसके लिए ये जो बनेगा, ये जो हम कह सकते हैं ये कमीशन बनेगा, ये 10 साल बाद बनेगा टू चेक दीज अमेंडमेंट्स और दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि 1928 10 साल से पहले ही 1927 के अंदर साइमन कमीशन जो है उसको गठित किया जाता है। वो अपनी रिपोर्ट देता है 1930 के अंदर। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और फाइनली एक व्हाइट पेपर इशू किया जाता है, और उसके बाद जो फाइनल हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फॉर्म होता है। तो 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और हम इसे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया था। वैसे तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ऑफ 1947 है वो बेसिकली बात करेगा कि किस तरह जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है वो खत्म हो जाएगी, पर जो जितने भी जो फीचर्स हैं जो आज हमारे इंडिया की हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर दिखते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। द एक्ट मार्क्ड अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। The distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the Government of India Act 1935। तो हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है आज हमारे सेंटर और स्टेट का वो बेस्ड है 1935 के एक्ट से। तो इसके अंदर टोटल 10 प्रोविजंस हैं, पर जो 4 प्रोविजंस है वो पूरी तरह या तो फोर्स में नहीं आ पाए या फिर वो फेल्ड हो जाते हैं, और जो इसके अंदर 6 प्रोविजंस है वो उस टाइम कह सकते हैं हम फोर्स में आ गए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो पहले हम 4 प्रोविजंस पढ़ लेते हैं जो फोर्स में नहीं आ पाए। तो पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करता है ऑल इंडियन फेडरेशन की, और डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। तो आज हमारा हम ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करें तो ऑल इंडिया फेडरेशन ही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी जो पावर्स है, जो टोटल जो पावर्स है वो 3 लिस्ट में बांटी गई है, यूनियन, स्टेट्स और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ये फेडरेशन इसलिए एग्जिस्टेंस पे नहीं आ पाता क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होती है वो रिफ्यूज कर देती है फेडरेशन में जुड़ने से। सेकंड पॉइंट है कि डायरकी अबॉलिश की जाती है प्रोविंसेस के अंदर और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब कि जो हमने देखा था कि जो रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो बांटा गया था जो लेजिस्लेटिव पोर्शन को
स्टेट्स के उसको अबॉलिश किया जा रहा है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। पर हम देखते हैं कि ये भी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाती क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो सारे मुद्दों पे या कह सकते हैं सारे लॉज पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एग्री नहीं करते। थर्ड पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तो अभी जो हमने देखा कि अबॉलिश की गई थी प्रोविंसेस के अंदर डायरकी, वो सेंटर में लेके आई जाती है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट में, पर ऐसा सेंटर में नहीं हो पाता। फोर्थ है इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं डिप्रेस क्लासेस को, वुमेन को और लेबर को। पर हम देखते हैं कि जो पूना पैक्ट हो जाता है बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी, तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो हट जाता है डिप्रेस क्लासेस के लिए और इसकी जगह रिजर्वेशन भी दिया जाता है डिप्रेस क्लासेस को। फिर अब जो 6 पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर बाय कैमरल लेजिस्लेचर आ जाता है प्रोविंसेस के अंदर, पर सारी प्रोविंसेस में नहीं आता, सिर्फ 6 प्रोविंसेस में आता है आउट ऑफ 11। 6 पॉइंट है एसएस जो काउंसिल है वो अबॉलिश कर दी जाती है। हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बनाया था, पर अब जो इसमें हम देखते हैं कि जो एसओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके पास पावर तो है, बट उनकी जो काउंसिल है वो अबॉलिश कर दी जाती है और अब उनको एडवाइजर्स की टीम दे दी जाती है। 7 पॉइंट है कि जो फ्रेंचाइज है, जो वोटिंग करने वाले जो वोटर्स है उनको बढ़ाया जाता है और अब टोटल 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। 8th है इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है इसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 9th है इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसी के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। 10th है इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है फेडरल कोर्ट और इस सेटअप किया जाता है 1937। तो हमारा हम फाइनल एक्ट पढ़ लेते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो पहला है द एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15th अगस्त 1947 एंड नाउ नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल बी एप्लीकेबल। तो हम देखते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये आजादी दे देता है भारत को फ्रॉम ब्रिटिश रूल और 15 अगस्त 1947 से कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता इंडिया पे। सेकेंड पॉइंट है ये पार्टीशन के लिए कह देता है इंडिया के और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये डोमिनियंस का मतलब है जब तक कि जो ये इंडिपेंडेंट कह सकते हैं स्टेट्स जो बने हैं ये जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं कर देते जब तक ये डोमिनियंस कहलाएंगे और जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो ये रिपब्लिक हो जाएंगे। थर्ड है इसमें ये एम्पावर्ड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को दोनों डोमिनियंस की कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और उसके हिसाब से उनकी फिर गवर्नेंस की जा सकती है देश की। फोर्थ पॉइंट है कि इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो अभी तक जो क्राउन रूल था जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे जो चलता था वो खत्म हो जाता है और प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि वो या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है इसके अंदर जो इसमें ऑफिस ऑफ वाइसरॉय है इसको अबॉलिश कर दिया जाता है और हम देखते हैं एक गवर्नर जनरल की नई पोस्ट आ जाती है और वो रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश किंग को ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो जो डोमिनियन कैबिनेट है उसको हेड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इस टाइम जवाहरलाल नेहरू जिनके पास सारी पावर्स हैं पीएम की। तो जो हमने देखा था अबॉलिश किया गया था वाइसरॉय का ऑफिस, आज के टाइम पे उसके बाद जब रिपब्लिक बनता है तो जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय होता है कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही 15 अगस्त जब हमें आजादी मिली थी ये ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को कन्वर्ट कर दिया जाता है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। द गवर्नर जनरल एक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर जनरल है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट को एज अ स्टेट रहेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएटेड इसके बाद की जाती है और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। तो हमने इसके अंदर देखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थे बिफोर 1857 और आफ्टर 1857। तो इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट देखा था 1784 का, फिर चार्टर देखे थे हमने 1813 का,
1833 का, 1853 का, फिर रिवोल्ट होता है 1857 का, फिर क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा, फिर 3 काउंसिल एक्ट देखे हमने 1861, 1892, 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देखा। सो आई होप लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।